नमस्कार दोस्तों, ग्राफ एजुकेशन एकेडमी के इस वीडियो प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम सभी ग्रुप थ्योरी के लिए आवश्यक सेट थ्योरी का अध्ययन करेंगे। पिछली क्लास में अपन ने जाना था कि बीएससी फाइनल ईयर एवेस्टिक अलजेब्रा का सिलेबस किस प्रकार है और उसमें किस प्रकार कैसे कैसे 5 यूनिटों में उसे बांटा गया है, जिनमें ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी और वेक्टर स्पेस थ्योरी के रूप में अपन इसे 3 भागों में बांटे थे। ग्रुप थ्योरी की शुरुआत करने से पहले उसके बेसिक फंडामेंटल्स अर्थात सेट, रिलेशन और फंक्शंस के बारे में आज अपन अध्ययन शुरू करेंगे। तो मैं शुरुआत करता हूँ सेट थ्योरी से और उसके कुछ फंडामेंटल्स से। शुरुआत करते हैं सेट से कि सेट क्या होता है, क्या इसकी परिभाषा है और किस प्रकार सेट को परिभाषित किया गया है। अगर मैं सेट की परिभाषा के लिए बात करूं तो ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ए सेट। वस्तुओं या राशियों का एक सुपरिभाषित ऐसा संग्रह जिसमें सभी राशियां अलग अलग है, समुच्चय कहलाता है। लिखते हैं अपन डेफिनेशन के तौर पर, वस्तुओं या राशियों का एक ऐसा सुपरिभाषित संग्रह जिसमें विद्यमान सभी राशियां अलग अलग हो, समुच्चय कहलाता है। अंग्रेजी में बात करें तो a well defined collection of distinct objects it's called है सेट। अर्थात राशियों या कोई भी चीज़ों का ऐसा संग्रह जिसकी सभी चीज़ें अलग अलग और सुपरिभाषित हो। यहाँ ध्यान देने योग्य बात ये सुपरिभाषित संग्रह से है। सुपरिभाषित शब्द से आशय यह है कि समुच्चय में ली गई किसी भी वस्तु के लिए अपने मन में यह कन्फ्यूजन ना हो कि यह वस्तु समुच्चय में ली जाएगी या नहीं ली जाएगी। अर्थात एक ऐसा निश्चित रूल होगा जिससे अपन ये बता सकते हैं कि यह वस्तु इस समुच्चय में विद्यमान होगी या नहीं होगी। उसके होने या नहीं होने की 100% गारंटी दी जा सकती है। तो वो समुच्चय वेल डिफाइन होगा और उसे परिभाषित किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं कि ए जिसमें अवयव है अल्फा, बीटा, गामा, ये 3 अल्फाबेट्स हैं और उनसे अपन ने एक समुच्चय बनाया। जैसे एक समुच्चय बनाया बी जिसमें x लिया और x z से है और मोड ऑफ x का मान 4 से छोटा है। तो यहाँ विद्यमान अवयव -3, -2, -1, 0, 1, 2 और 3 होंगे। अर्थात यहाँ मैं 100% श्योर हूँ कि -3 इस समुच्चय का अवयव होगा, -2 इस समुच्चय का अवयव होगा, -1 होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। मैं श्योर हूँ कि ये सभी अवयव इस समुच्चय में विद्यमान है क्योंकि मैंने एक ऐसा निश्चित रूल बनाया जिसके लिए मोड x का मान 4 है और x कहाँ से लिया गया है, z से। और यहाँ मैं ये भी कह सकता हूँ कि 5 इस समुच्चय का अवयव नहीं है, कारण कि 5 समुच्चय से बाहर है, इस रूल के अंदर नहीं आता। तो
तो ये एक समुच्चय है। और अगर एक समुच्चय ऐसा बना दिया कि एक सेट S लिया और S में लिया कि कक्षा के अच्छे विद्यार्थियों का संग्रह। अब बात करते हैं कि ये S सेट है या नहीं है। कक्षा के अच्छे विद्यार्थियों का संग्रह, ये वाक्य अपने आप में तो सुपरिभाषित है क्योंकि वाक्य है और हर शब्द का अपना कोई मीन है, परंतु यहाँ इस अच्छे विद्यार्थियों शब्द से मैं ये नहीं कह सकता कि इस समुच्चय S के अंदर कोई विद्यार्थी आएगा या नहीं आएगा। जैसे राम, अब किस सेंस में उसे अपन ने अच्छा माना है, वो कौन सा रूल है यहाँ अपन ने परिभाषित नहीं किया, और उस रूल के अनुसार अपन उस राम को इस सेट में ले सकते हैं या नहीं ले सकते, ये अपने पास श्योरिटी नहीं है, तो ये एक समुच्चय नहीं है। और अगर इसी समुच्चय को मैं इस प्रकार परिभाषित कर दूं, कक्षा के 70% कक्षा के अच्छे विद्यार्थी जिनकी प्रतिशत प्राप्तांक 80% से अधिक है। कक्षा के वे अच्छे विद्यार्थी जिनकी प्रतिशत प्राप्तांक 80% से अधिक है। अब यहाँ मैं निश्चित हूँ कि ये वही अच्छे विद्यार्थी हैं जिनके प्राप्तांक 80% से अधिक है। किसी भी एग्जाम्स में उन्होंने कोई एग्जाम्स फाइट की और उनकी जो परसेंटेज थी वो 80 अबाउ है, तो इस सेट का कलेक्शन है वो, अदरवाइज इस सेट में वो विद्यमान नहीं होंगे। अगर किसी विद्यार्थी की 79% है तो उस सेट का अवयव नहीं होगा, और अगर 81% है तो उस सेट का अवयव होगा। 80 या 80 से अबाउ है तो उस सेट में एलिमेंट बिलोंग करेगा, और अगर 80 या 80 से बिलो है तो उस सेट का अवयव नहीं होगा। तो इस प्रकार किसी समुच्चय के अवयव को लेने से संबंधित अपने मन में यह कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये अवयव सेट का एलिमेंट होगा या नहीं होगा। यहाँ श्योरिटी होगी अपने पास। आगे बढ़ते हैं अपन सेट की परिभाषा से आगे। ग्रुप थ्योरी को पढ़ने के लिए आवश्यक कुछ महत्वपूर्ण गणितीय सेटों का अपन यहाँ अध्ययन करते हैं और उनके सिंबल्स बनाते हैं कि उन्हें किन किन सिंबल से जाना जाएगा। शुरुआत करते हैं। Some mathematical set sets। पहला n प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। प्राकृत संख्याओं का समुच्चय यानी एक से शुरुआत होने वाली वो गणितीय संख्याएं जिन्हें गिना जा सके, ये प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। W पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। ये वो सभी संख्याएं हैं जो कहाँ से शुरू होती हैं? 0 से। 0 1 2 3 4 5 और केवल गणनीय संख्याएं। Z पूर्णांकों का समुच्चय। पूर्णांकों के समुच्चय को अपन Z से प्रदर्शित करेंगे, पूर्ण संख्याओं के समुच्चय को W से और प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को N से प्रदर्शित करेंगे। पूर्णांकों के समुच्चय में वे संख्याएं जो -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 और इस रूप से प्रदर्शित की गई। आगे बात करते हैं अपन Z या I से भी प्रदर्शित करते हैं। पूर्णांकों के समुच्चय को कभी कभी I से भी लिखा जाता है या Z से भी लिखा जाता है। Q परमीय संख्याओं का समुच्चय।
परिमेय संख्याओं का समुच्चय। सेट ऑफ रैशनल नंबर, इसमें वो संख्याएं जो p बटा q के रूप में लिखी जाए जहां p और q जो है वो z से लिए गए हैं और q का मान 0 नहीं है। ये सभी संख्याएं अपने पास क्या होगी, परिमेय संख्याएं। और एक r जिसके अंदर, जिसे वास्तविक संख्याओं का समुच्चय कहते हैं, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। ये संख्याएं वास्तविक संख्याएं जो माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक होती है और इन्हें रियल लाइन में प्रदर्शित किया गया है। यहाँ 0, 1, 2, 3 और इस प्रकार आप जानते हैं -1, -2, -3, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक की सारी संख्याएं जिनमें आप रैशनल, इरेशनल, डेसिमल नंबर्स, इंटीजर्स, ये सारे नंबर्स इस आर के अंदर बिलोंग करते हैं। और एक सेट और जो अपने को ग्राफ थ्योरी में आवश्यक होगा, ग्रुप थ्योरी में आवश्यक होगा, सी सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय। सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय। इसमें x प्लस आइटा वाई टाइप की संख्याएं होंगी जहां x और y क्या होंगे, रियल नंबर होंगे और x इसका रियल पार्ट और y इमेजिनरी पार्ट। इन सभी के बारे में आप पहले से जानते हैं, पिछली कक्षाओं में आपने अध्ययन किया है। पिछली क्लास में अपन ने वास्तविक संख्याओं के समुच्चय और रियल एनालिसिस के नाम से बीएससी सेकेंड ईयर में पूरी किताब पढ़ी है, जहां इसके बारे में बहुत अच्छा अध्ययन भी किया है। यहाँ बताने का उद्देश्य मेरा इतना है कि ग्रुप थ्योरी के अंदर इन सिंबल्स को C, N, W, Z, Q और R के रूप में ही मैं लूँगा। आगे जब भी मैं W लिखूँ या N लिखूँ या C लिखूँ तो आपको यही समझना है कि C का आशय सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय से है। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर्स और सेट ऑफ रैशनल और सेट ऑफ रियल नंबर। आगे बढ़ते हैं अपन। डेफिनेशंस और कुछ मैथमेटिकल सेट्स के बारे के बाद में अब बात करते हैं कार्डिनलिटी के बारे में, सेट की कार्डिनलिटी के बारे में। यानी अगर एक सेट लिखा S और उसमें एलिमेंट लिखे 1, 2, 3, 7, 9 और एक सेट दूसरा S डैश जिसके अंदर एलिमेंट लिखे 2, 4, 6, 8, 9, 10 इस प्रकार लिख दिया। इस सेट की बात करें तो इसमें 1, 2, 3, 4 और 5 अवयव है और इस सेट के अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यानी डैश डैश का मतलब अनंत तक जा रहा है तो अनंत अवयव है। अर्थात सेट में अवयवों की संख्या कम या ज़्यादा, अनंत या परिमित हो सकती है। तो कार्डिनलिटी के आधार पर सेट को दो भागों में बांटा, एक फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। यानी सेट की कार्डिनलिटी से क्या आशय है, कार्डिनलिटी ऑफ सेट, इसके बारे में लिखते हैं। सेट समुच्चय की गणनता। समुच्चय में विद्यमान, समुच्चय में विद्यमान अवयवों की संख्या समुच्चय की क्या कहलाती है, गणनता। समुच्चय की गणनता कहलाती है कि किसी समुच्चय में कितने अवयव है वो उस समुच्चय की कार्डिनलिटी कहलाएगी। अगर एक समुच्चय A ले तो समुच्चय A के लिए इसकी गणनता ऑर्डर ऑफ A या नंबर ऑफ एलिमेंट इन A या मोड ऑफ A के रूप में
प्रदर्शित की जाती है। आप अलग अलग राइटर की अलग अलग बुकों में पढ़ोगे तो किसी में ऑर्डर ऑफ ए लिखा होगा, किसी में नंबर ऑफ एलिमेंट लिखा होगा और किसी में मोड ऑफ ए लिखा होगा। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ ए यानी ए की कोटि, फिर इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए और ये मोड ऑफ ए, और बाकी इन सभी का आशय इसी से है कि सेट ए में कितने अवयव है। और इस आधार पर अपन अगर उदाहरण ले तो एक सेट लिया ए जिसमें एलिमेंट इस प्रकार लिए कि x लिया और x स्क्वायर का मान 9 से छोटा है, और जहाँ x रियल नंबर है। अब x स्क्वायर का मान 9 से छोटा है तो वो छोटे से छोटा नंबर जिसका स्क्वायर 9 होगा वो आपके पास -3 से बड़े होंगे और 3 से ये क्या होंगे, छोटे होंगे। -3 से बड़े सारे एलिमेंट इसमें विद्यमान होंगे, क्योंकि अगर -3 लेते हैं तो 9 के इक्वल आ जाता है, और -3 से बड़ा लोगे तो छोटा लोगे तो उसका स्क्वायर 9 से बड़ा हो जाता है, और इधर 3 से। तो इस स्थिति में इस सेट ए की कार्डिनलिटी कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। आप इसे इस प्रकार भी ले सकते थे कि एक सेट ए है जिसमें x रियल नंबर है और मोड ऑफ x का मान 5 से छोटा है। इसका मतलब x जो है वो कहाँ से कहाँ तक विद्यमान है, यहाँ -5 से लेकर 5 तक, और इस सेट की कार्डिनलिटी भी कितनी है, मोड ऑफ ए की बात करें तो इनफाइनाइट। आप इसे मोड ऑफ ए लिखे या नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए लिखे या ऑर्डर ऑफ ए लिखे, सभी एक ही बात है। और उदाहरण कह रहे हैं अपन, एक सेट लिया ए जिसमें एलिमेंट लिए 2, 3, 5, 7, तो इस सेट ए की कार्डिनलिटी 4 है। और इस आधार पर अपन कह सकते हैं कि एक सेट ऐसे होते हैं जिनमें एलिमेंटों की संख्या निश्चित या परिमित होती है, और कुछ सेट ऐसे होते हैं जिनमें एलिमेंटों की संख्या क्या होती है, अनंत होती है। तो इस सेंस से सेटों को दो भागों में बांटा गया, एक परिमित समुच्चय और एक अपरिमित समुच्चय। यानी कार्डिनलिटी के आधार पर सेट को दो भागों में बांटा गया, पहला फाइनाइट सेट परिमित समुच्चय। एक समुच्चय जिसमें विद्यमान अवयवों की संख्या, एक समुच्चय जिसमें विद्यमान अवयवों की संख्या निश्चित का आशय किससे है, अर्थात परिमित हो, क्या कहलाएगा, परिमित समुच्चय। अगर किसी सेट की कार्डिनलिटी फाइनाइट है तो उसे फाइनाइट सेट कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर कोई भी सेट जिसमें आप एलिमेंट फाइनाइट ले लें, जैसे इस प्रकार लिया एक सेट ए जो इम्प्लिटी है, जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं लिया है, इसे आप फाई सेट भी कहते हैं, यानी ए इज इक्वल टू 5 ले लिया, तो एक की कार्डिनलिटी क्या होगी, 0। ये ग्रीक अल्फाबेट है जो रिक्त समुच्चय को इंडिकेट करता है। कौन सा सेट है ये, रिक्त समुच्चय। इनका विस्तृत अध्ययन आप रीजनल एनालिसिस में किए हुए हैं। तो ये एक फाइनाइट सेट है। और ले लिया एक सेट ए जिसमें 2, 3, 5, 7 5, 9 ले लिया, तो ए की कार्डिनलिटी 4 है, तो ये भी एक फाइनाइट सेट है, निश्चित संख्या है। और दूसरे प्रकार के सेट जिन्हें आप इनफाइनाइट सेट के रूप में जानते हैं, उनके बारे में। दूसरा सेट इनफाइनाइट सेट, अपरिमित समुच्चय। यदि किसी समुच्चय में विद्यमान अवयवों की संख्या अपरिमित का मतलब अनंत, अपरिमित अर्थात
अनंत हो तो उसे अपरिमित या अनंत समुच्चय कहते हैं। अपरिमित समुच्चय कहते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे n की कार्डिनलिटी की बात करें, w की कार्डिनलिटी की बात करें, z की कार्डिनलिटी की बात करें, q की कार्डिनलिटी या r की कार्डिनलिटी, इन सभी की कार्डिनलिटी, c की कार्डिनलिटी, इन सभी की कार्डिनलिटी इनफाइनाइट है। c स्क्वायर, r स्क्वायर, ये सभी अनंत सेट अवयव हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सभी सेट में इनफाइनाइट है। बट फिर भी एक नोट आप लिख सकते हैं कि n सबसेट होता है w का, w सबसेट होता है z का, z सबसेट होता है q का, और q सबसेट होता है r का, r सबसेट होता है c का। ये एक दूसरे के सबसेट होते हैं कि n w का, w z का, z q का, q r का और r c का। इनवर्स ट्रू नहीं है पर n w का सबसेट है। और नंबर ऑफ एलिमेंट की बात करें तो इन दोनों समुच्चय के अंदर एलिमेंट अनंत है। यहाँ एक बात और है कि सेट R काउंटेबल नहीं है परंतु n, w और z काउंटेबल है। काउंटेबल और अनकाउंटेबिलिटी की बात यहाँ न करके हम सभी रियल एनालिसिस में इसको विस्तृत अध्ययन के रूप में पढ़ते हैं। यहाँ केवल ग्रुप थ्योरी के लिए आवश्यक फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट के बारे में मैं अध्ययन कर रहा हूँ। आगे बात करते हैं अपन। ये समझ गए दोनों बातें, नोट डाउन कर ले। फाइनाइट सेट, ए सेट इज कॉल्ड फाइनाइट इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट इज फाइनाइट। फॉर एग्जाम्पल कि एक सेट ए लिया जो 5 था, रिक्त सेट था, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 0 थे। एक सेट ए लिया जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 4 थे। फाइनाइट सेट हमेशा काउंटेबल होते हैं, इनके एलिमेंटों को हमेशा गिना जा सकता है। और दूसरे इनफाइनाइट सेट जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, जो काउंटेबल और अनकाउंटेबल दो रूप में पाए जाते हैं। आगे का फर्दर अध्ययन जो स्टडी है इसकी वो रियल एनालिसिस में अपन करते हैं। आगे बढ़ते हैं अपन। ग्रुप थ्योरी के लिए आवश्यक सेट थ्योरी का अध्ययन अपन यहाँ कर रहे हैं। सेट से आगे बात करता हूँ मैं सबसेट की। आगे हम पढ़ते हैं सबसेट के बारे में कि सबसेट क्या होता है। जैसे एक सेट ए लिया जिसमें एलिमेंट अल्फा बीटा है और एक सेट बी लिया जिसमें एलिमेंट एक्स, अल्फा, गामा और बीटा है। तो मैं यहाँ देखता हूँ कि सेट ए का एलिमेंट अल्फा बी में भी है, बीटा बी में भी है, यानी इसके सभी अवयव इसमें विद्यमान है। तो ये ए और बी किसी ना किसी सेंस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और ये सेंस क्या है, इस स्थिति में ए बी का क्या कहलाता है, सबसेट कहलाता है। अर्थात परिभाषा के रूप में इसे डिफाइन करें तो यदि ए और बी दो कोई सेट है और एक सेट ए के सभी अवयव बी में विद्यमान है तो ए बी का सबसेट कहलाता है। एलिमेंट ऑफ सेट ए इज आल्सो बिलोंग इन बी, देन ए इज कॉल्ड ऑफ सबसेट ऑफ बी। इसको परिभाषित करते हैं, डेफिनेशन लिखते हैं। लिखें कि यदि ए व बी कोई दो समुच्चय है तो यदि समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी में विद्यमान हो तो ए को बी का उपसमुच्चय कहते हैं। ए को बी का उपसमुच्चय कहते हैं तथा इसे कैसे लिखा जाता है, A is subset of B. A is subset of B के रूप में लिखा या प्रदर्शित किया जाता है। मैथमेटिकली बात करूं मैं तो फॉर एवरी x belong in
A is also belong in B, then A is subset of B. ये सिंपल सी मैथमेटिकल लैंग्वेज कि फॉर एवरी x बिलोंग इन A, वो x किस में बिलोंग कर जाए B में, तो अब A B का क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा। उदाहरण के तौर पर एक सेट लिया A जिसमें एलिमेंट लिए x, y, z और नीटा, और एक सेट लिया B जिसमें एलिमेंट लिया y और नीटा। अब यहाँ देखो कि B का y A में है और z नीटा भी किस में है, N में। देयर एग्जिस्ट y जो B में है वो किस में है, y A में है, और यही एग्जिस्ट करता है नीटा जो B में है वो किस में है, वो नीटा A में भी है। इसका मतलब फॉर एवरी जो अल्फा टाइप के एलिमेंट हैं, अल्फा बिलोंग इन बी, वो किस में बिलोंग करते हैं, अल्फा बिलोंग इन ए। बी के सारे अवयव किस में बिलोंग करते हैं, ए में, और इससे मैं कह सकता हूँ कि बी सबसेट ऑफ ए। यहाँ अल्फा का इंडिकेशन मेरे वाई और नीटा यानी बी के अवयवों से, वो सारे अवयव जो बी में है वो सारे के सारे किस में है, ए में, और ऐसी स्थिति में बी सबसेट किसका है, ए का। ए बी का हो सकता है, बी ए का हो सकता है, ये सिर्फ इंडिकेशन है। यहाँ कुछ बातें नोट के रूप में आप लिख लें कि पहली, फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। फाई प्रत्येक सेट का क्या होता है, सबसेट होता है, क्योंकि किसी भी सेट के किसी भी एलिमेंट को न लेते हुए अगर अपन एक सेट बनाए तो उसका सबसेट अवश्य बनेगा। दूसरा, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। प्रत्येक सेट खुद का उपसमुच्चय होता है। हिंदी में लिखें तो आप इसे लिखें कि फाई अर्थात रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। दूसरा प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। दैट मीन्स ए इज सबसेट ऑफ ए फॉर एवरी ए का ही सबसेट है। आगे चलें, आगे बढ़ते हैं। यहाँ अपन ने बात की सबसेट की, तो अब बात करते हैं कि किसी सेट के कितने सबसेट हो सकते हैं और किस किस प्रकार हो सकते हैं, और वो सबसेट भी आपस में क्या सेट बनाते हैं या उनका कलेक्शन भी एक सेट होता है, तो क्या होता है, उसका नाम क्या है। जैसे उदाहरण के तौर पर एक सेट लिया जिसके एलिमेंट थे अल्फा, बीटा और गामा। अब मैं इसके सबसेट बना रहा हूँ। इसके सबसेट में पहला सबसेट लिया मैंने S1 जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं लिया अर्थात वो फाई। दूसरा लिया S2 जो सिंगलटन एलिमेंट से बन रहा था अल्फा, और S3 जो बीटा, और S4 जो गामा। और फिर दो के कलेक्शन से अल्फा बीटा, और S6 दो के कलेक्शन से बीटा गामा, और S7 अल्फा गामा, और एक तीन के कलेक्शन से अल्फा बीटा और गामा। इस प्रकार इसके टोटल ये 8 सबसेट बन सकते हैं। ऐसे ही अगर मैं इसमें एक भी एलिमेंट न लूँ अर्थात फाई, तो इसका सबसेट आप किस प्रकार बना सकते हो, एक ही सबसेट बनेगा इसका S1, और वो कौन होगा, फाई ही होगा, क्योंकि इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं। अब इन सबसेटों को भी कलेक्ट करते हुए अपन एक संग्रह बना सकते हैं, क्योंकि ये भी अपने आप में सुपरिभाषित है, क्योंकि ए अगर वेल डिफाइंड है तो ये सभी भी वेल डिफाइंड होंगे। और वो जो सेट इन सभी के कलेक्शन से बना हुआ है उसे क्या कहते हैं, आप सभी जानते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ, पावर सेट। घात समुच्चय। घात समुच्चय क्या होता है, if A is any set then the collection of all subset of A is called power set of A and denoted by P of A। अर्थात यदि A कोई समुच्चय है तो समुच्चय A के संपूर्ण उप समुच्चयों का समुच्चय
क्या कहलाता है? ए का घात समुच्चय। और इसे कैसे प्रदर्शित करते हैं? P ऑफ ए से। मैं लिख देता हूं यहां, आप राइट करते रहें। यदि ए कोई समुच्चय है तो ए के सभी उपसमुच्चयों का समुच्चय, ए के सभी उपसमुच्चयों का समुच्चय ए का घात समुच्चय कहलाता है। इसे कैसे डिनोट करते हैं? P ऑफ ए। आप अंग्रेजी में पढ़े हैं तो ये क्या है? पावर सेट ऑफ सेट ए से प्रदर्शित करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे एक सेट लिया ए जिसमें एलिमेंट थे 5 ले लिया, शुरुआत करते हैं इससे। तो इसका P ऑफ ए, इसका एक ही सबसेट था 5 और उस सबसेट का भी एक कलेक्शन बनाया जिसे क्या कहा? पावर सेट ऑफ ए। यहाँ ध्यान दें, सेट ए की कार्डिनलिटी 0 है परंतु पावर सेट ऑफ ए की कार्डिनलिटी यहाँ पे क्या है? ए, क्योंकि 5 तो एलिमेंट है ना इसका। हाँ, 5 में कोई एलिमेंट नहीं है पर 5 P ऑफ ए का एक एलिमेंट है और इस वजह से P ऑफ ए के अंदर अवयव 1 है और ए के अंदर अवयव 0 है। इसी प्रकार जैसे अगर ए के अंदर हम एक एलिमेंट ले अल्फा और उसके लिए P ऑफ ए का डिनोशन करें तो उसमें 5 और अल्फा 2 एलिमेंट होंगे, अर्थात P ऑफ ए की कार्डिनलिटी कितनी होगी? 2 और ए की कार्डिनलिटी कितनी है जबकि 1। ऐसे ही आगे अपन बढ़े तो ए के अंदर अगर 2 एलिमेंट लिए जाएं अल्फा बीटा तो P ऑफ ए के एलिमेंटों की संख्या 5 अल्फा बीटा और अल्फा बीटा के रूप में कितनी होगी? 4। यानी ए की कार्डिनलिटी अगर 2 है तो पावर सेट ऑफ ए की कार्डिनलिटी कितनी है? 4। इसी प्रकार अगर 3 एलिमेंट ले तो पावर सेट ऑफ ए की कार्डिनलिटी 8 होगी। अर्थात ये आप जानते हैं कि नोट के रूप में लिख लें इसे, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इक्वल टू n देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन P ऑफ ए कितनी होंगी? 2 की पावर n। यानी अगर ए की कार्डिनलिटी n है तो पावर सेट की कार्डिनलिटी कितनी होगी? 2 की पावर n। पावर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे? 2 की पावर n। आगे बढ़े, अर्थात एक उदाहरण देके और बताएं। जैसे कि एक सेट A है, उसका ऑर्डर 5 है तो उसके पावर सेट में एलिमेंट कितने होंगे? 2 की पावर 5 और 2 की पावर 5 का मतलब 2 की पावर 5 यानी 32, नंबर ऑफ एलिमेंट 32। आगे बढ़ते हैं। यहाँ ध्यान रखें कि मैं ग्रुप थ्योरी के लिए आवश्यक सेट थ्योरी का ही अध्ययन कर रहे हैं, नहीं तो अपने आप में सेट थ्योरी भी एक बहुत बड़ा अध्याय है। अब बात करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स के बारे में, यानी सेटों का कार्तीय गुणन। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट, प्रोडक्ट्स ऑफ सेट, सेटों का कार्तीय गुणन। यानी ए और बी या 2 या 2 से ज़्यादा सेटों का कार्तीय गुणन किस प्रकार करते हैं? परिभाषित करता हूँ मैं, इसको डिफाइन करता हूँ। डेफिनेशन लिख लें। यदि ए व बी कोई 2 समुच्चय हैं तो ए व बी का कार्तीय गुणन कैसे लिखा जाता है? ए क्रॉस बी के रूप में प्रदर्शित किया जाता है।
तथा इसे कैसे डिफाइन करते हैं, तथा इसे निम्न प्रकार परिभाषित करते हैं। ए क्रॉस बी को इस प्रकार डिफाइन करते हैं कि इसमें x, y टाइप के एलिमेंट होंगे, जहां x a से होगा और y किससे होगा, b से। x बिलोंग a में होगा और y बिलोंग b में होगा। ये a क्रॉस b के रूप में डिनोट किया जाता है। ये सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ना कि नंबर्स का। और ये टपल्स टाइप के रूप में होगा। अगर सेट 3 हो, उदाहरण के तौर पर अगर a क्रॉस b क्रॉस c है, तो 3 सेटों का कार्तेय इस प्रकार होगा कि x, y, z, जहाँ x a से लिया जाएगा, y b से लिया जाएगा और z c से लिया जाएगा। ये ट्रिपल टाइप से होंगे, ये टपल्स टाइप के प्रोडक्ट के रूप में होंगे। यहाँ आप ये जानते हैं कि x, y और y, x की अगर पोजीशन चेंज कर दें तो ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। कारण यहाँ x a का एलिमेंट है और y b का एलिमेंट है, और ये कोई नेसेसरी नहीं है कि x और y आपस में इक्वल हो। जब तक x और y आपस में इक्वल नहीं है तो ये दोनों एलिमेंट इक्वल भी नहीं होंगे। और अगर सेट a और b के अवयव अलग अलग हैं तो x, y और y, x दोनों अलग अलग एलिमेंट होंगे। और ऐसी स्थिति में मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये a क्रॉस b है, और अगर इसकी पोजीशन बदल दें तो ये b क्रॉस a के इक्वल नहीं होगा, और ये b क्रॉस a के इक्वल नहीं होगा। जहाँ b क्रॉस a कैसे डिफाइन होगा, b क्रॉस a में इस प्रकार होंगे y, x टाइप के एलिमेंट होंगे, जहाँ y कहाँ से लिया जाएगा, b से, और x कहाँ से लिया जाएगा, a से। a क्रॉस b, b क्रॉस a के इक्वल नहीं होगा, यानी दो सेटों का कार्तीय गुणन कॉम्यूटेटिव नहीं होता, क्रम विनिमय नहीं होता। आगे बात करें, एक उदाहरण की बात करें, जैसे एक सेट लिया a जिसमें एलिमेंट लिए x, y, और एक सेट लिया b जिसमें एलिमेंट ले लिया 1, 2 और 3। तो इस सेट a और b का कार्तीय गुणन a क्रॉस b किस प्रकार डिफाइन किया जाएगा, x, 1, x, 2, x, 3 और y, 1, y, 2 और y, 3। x के साथ इन तीनों एलिमेंटों का रिलेशन और y के साथ इन तीनों एलिमेंटों का रिलेशन। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हुए, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, जबकि इसमें कितने थे, 2, और इसमें कितने थे, 3। और अगर ऐसे ही अपन b क्रॉस a का निर्माण करें तो वो कैसा होगा, 1, x, 1, y और 2 के साथ 2, x, 2, y और 3, x और 3, y। नंबर ऑफ एलिमेंट इस b क्रॉस a में भी कितने हैं, 6 है। तो यहाँ से ये हो गया कि यदि a में एलिमेंट n है और b में एलिमेंट m है, तो a क्रॉस b में एलिमेंटों की संख्या कितनी होगी, n क्रॉस m। और साथ ही ये भी ध्यान रखें कि b क्रॉस a में भी एलिमेंटों की संख्या कितनी होगी, n क्रॉस m, परंतु ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे। सेटों के इस कार्टेशियन प्रोडक्ट से आगे अपन बात करेंगे किसकी, रिलेशंस की। रिलेशंस, बाइनरी रिलेशंस और कार्डिनलिटी इन रिलेशंस। थैंक यू।